हेलो एवरीवन, वेलकम इन आरएम केमिस्ट्री हब। और आज हमारा टॉपिक रहेगा ऑस्मोटिक प्रेशर। और आज के लेक्चर के अंदर हम स्टडी करेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोसिस एंड डिफरेंस बिटवीन डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। साथ में आज स्टडी करेंगे हम कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर है या फिर ऑस्मोसिस है उसका बायोलॉजिकल क्या यूज है या क्या एप्लीकेशन है उनके, और किस कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का यूज करके हम इजीली फाइंड कर सकते हैं मोलिकुलर मास ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल सब्सटेंस लाइक प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट। ओके, तो हम टॉपिक स्टार्ट कर लेते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। देखो, ऑस्मोटिक प्रेशर से पहले आपको स्टडी करना पड़ेगा ऑस्मोसिस, और ऑस्मोसिस को तो ही अंडरस्टैंड कर पाओगे अगर आपको डिफ्यूजन का पता है। तो व्हाट इज डिफ्यूजन? आपने लोअर क्लासेस में स्टडी किया होगा कि डिफ्यूजन क्या होता है। डिफ्यूजन इज द इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स। जो पार्टिकल है वो एक दूसरे के साथ इंटरमिक्स हो जाते हैं, उसको क्या बोला जाता है? डिफ्यूजन। जैसे एयर के अंदर सभी गैसें क्या करती हैं? डिफ्यूजन शो करती हैं। एयर क्या है? डिफ्यूजन प्रोसेस के बाद बनी है, यानी सभी गैसें एक दूसरे के साथ इंटरमिक्स हो जाती हैं। इसके अंदर क्या होता है कि जो पार्टिकल्स हैं वो मूव करते हैं हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, देखो, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन का मीनिंग ऐसे समझो आप कि एलपीजी गैस सिलेंडर आपके पास, वो एक रूम के अंदर लीक कर जाता है, तो वो एलपीजी गैस क्या करेगी? दूसरे रूम के अंदर चली जाती है अगर मान लो डोर खुला है। क्यों? क्योंकि इस रूम के अंदर कंसंट्रेशन हाई हो जाती है और पार्टिकल्स यानी गैसियस पार्टिकल्स कहाँ मूव करेंगे? हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, यानी हायर टू लोअर कंसंट्रेशन क्या होता है? डिफ्यूजन। अब जस्ट इसका अपोजिट, तो उसको क्या बोलते हैं? ऑस्मोसिस। ठीक है, तो अब स्टडी कर लेते हैं हम व्हाट इज ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस होता क्या अभी? तो ऑस्मोसिस क्या है? द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। देखो भाई, द फिनोमिनन ऑफ द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट। ऑस्मोसिस के अंदर केवल मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट होती है, याद रखना भाई, थ्रू ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन फ्रॉम ए प्योर सॉल्वेंट टू द सॉल्यूशन। यानी ऑस्मोसिस क्या होता है? जिसके अंदर सॉल्वेंट की मूवमेंट होगी कहाँ से? लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन थ्रू एसपीएम। अब देखो, सॉल्वेंट की मूवमेंट क्यों होगी? माइंड में आता है, देखो कोई भी सॉल्यूशन है वो कैसे प्रिपेयर होता है? आपके पास एक होता है सॉल्वेंट, सॉल्वेंट के अंदर क्या ऐड करते हो आप? सोल्यूट, और क्या फॉर्मेशन आती है भाई? सॉल्यूशन की फॉर्मेशन आ जाती है। सॉल्वेंट का साइज हमेशा क्या होता है भाई? लेस होता है। साइज की बात कर रहा हूँ मैं, अमाउंट की बात नहीं कर रहा यहाँ। तो जो सॉल्वेंट है उसके पार्टिकल के साइज लेस होता है। जैसे वाटर है, वाटर के अंदर आपने ऐड कर दी शुगर या टी, चाय पत्ती, तो उसका साइज क्या होगा? हाई होता है भाई। ठीक है ना, मैं साइज की बात करता हूँ, पार्टिकल साइज। तो सोल्यूट के पार्टिकल क्या होंगे? हाई। जैसे चीनी पत्ती, उसके पार्टिकल का साइज क्या होता है? हाई होता है वाटर के पार्टिकल से। ओके, तो आपके पास सॉल्यूशन प्रिपेयर हो जाता है। अब जैसे आप चाय को छानते हो तो उसके अंदर क्या पास होगा भाई? सॉल्वेंट पास होगा ना, वाटर पास होता है। चाय पत्ती तो नहीं पास होगी उसके अंदर, वो तो अलग निकल जाती है। तो वो क्या होती है? आपकी एसपीएम होती है। यानी जो छन्नी है वो क्या? एसपीएम है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। देखो नेम से ही क्लियर होता है, सेमी, सेमी मतलब कुछ, परमेबल यानी परमिशन देना। सेमी मतलब कुछ मॉलिक्यूल्स को ही परमिशन देती है ये मूव करने के लिए या पास करने के लिए। तो इसका मतलब ये सॉल्वेंट को ही अलाउड करती है पास करने के लिए। उसको बोला जाता है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। एक झिल्ली होती है बिल्कुल बारीक सी, जैसे प्याज के ऊपर आपने देखी होगी, ऑनियन के ऊपर, तो वो क्या होती है? एसपीएम होती है अभी। अब एसपीएम दो तरह की होती है, आर्टिफिशियल और मैनमेड होती है अभी। ओके, जैसे आर्टिफिशियल क्या होती है? क्यूप्रिक फेरोसाइनाइड। ठीक है ना, तो मैं लिख देता हूँ एक बार, क्यूप्रिक फेरोसाइनाइड। कई बार पूछ लेते हैं अभी एक आर्टिफिशियल एसपीएम का नेम लिखो, तो ये क्या होता है अभी? क्यूप्रिक फेरोसाइनाइड होता है। ठीक है, और इसका फॉर्मूला होगा Cu2FeCN6। ठीक है, तो ये कौन सी एसपीएम है? आर्टिफिशियल। और एक होती है मैनमेड, मतलब बहुत है ये मैनमेड। मैनमेड तो ये होगी आर्टिफिशियल, और एक होती है नेचुरल। तो नेचुरल कौन सी होगी भाई? देखो, सेलोफेन। ठीक है ना,
तो सेलोफेन क्या होती है, ये नेचुरल होती है भाई। यह एक और होती है जैसे पिग्स ब्लैडर बोलते हैं, यानी सेलोफेन और पिग्स ब्लैडर दोनों क्या है, ये नेचुरल एसपीएम होती है। और ये कौन सी एसपीएम है, आर्टिफिशियल एसपीएम। बस आप इसको इतना माइंड में रखना कि जैसे एक झिल्ली होती है, एक छन्नी होती है, छन्नी बोलते हैं जिसको, वो क्या है हमारी एसपीएम होती है भाई। अब देखो ओस्मोसिस क्या होता है कि सोलवेंट की मूवमेंट होगी, कहाँ से होगी, लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। इट इज द मूवमेंट ऑफ सोलवेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन थ्रू ए एसपीएम, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। अब देखो ओस्मोसिस और डिफ्यूजन में फ़र्क क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है। सबसे पहले देखो डिफ्यूजन, डिफ्यूजन में क्या होगा कि जो पार्टिकल मूव करेंगे हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, और इसमें ऐसा कुछ नहीं है, सोलवेंट भी मूव कर सकता है, सोल्यूट भी मूव कर सकता है। तो ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि सोलवेंट ही मूव करेगा, सोल्यूट, दोनों मूव कर सकते हैं, ठीक है, ओस्मोसिस के अंदर। और हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स मूव करेंगे। बट ओस्मोसिस के अंदर क्या होता है, जो पार्टिकल्स मूव करेंगे, किसके पार्टिकल मूव करेंगे, केवल सोलवेंट के, सोल्यूट के मूव नहीं करेंगे। और कहाँ मूव करेंगे, लोअर टू हायर कंसंट्रेशन के अंदर। और जो ओस्मोसिस है उसके अंदर आपको एसपीएम की ज़रूरत होती है, लेकिन डिफ्यूजन के लिए आपको किसी भी एसपीएम की ज़रूरत नहीं होती भाई। और जो ओस्मोसिस है वो केवल स्पेसिफिक सॉल्यूशन के अंदर ही होता है, हर एक के अंदर नहीं होगा, लेकिन डिफ्यूजन हर एक के अंदर हो सकता है भाई, ठीक है। तो ये था आपका टॉपिक ओस्मोसिस और डिफ्यूजन। आप इसको ऐसे समझो, देखो ओस्मोसिस को, मेरे पास क्या है, कंटेनर है, उसके अंदर मैंने बीच में एसपीएम लगा रखी है, ठीक है, आर्टिफिशियल एसपीएम यूज कर रखी है अभी मैंने, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। और ये मेरे पास है सोलवेंट रेड कलर में, और ये मेरे पास सोल्यूशन है, ठीक है ना, सोल्यूट प्लस सोलवेंट दोनों मिक्स है, यानी ये सोल्यूशन है मेरे पास। अब जैसे दोनों रखे हुए तो क्या होगा, अब सोलवेंट की मूवमेंट होगी किसके अंदर से, एसपीएम के अंदर, क्योंकि एसपीएम के अंदर क्या होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं, यानी होल होते हैं छोटे छोटे, बिल्कुल स्मॉल। तो वो क्या करेगा, सोलवेंट को अलाउड कर देता है, तो सोलवेंट क्या करेगा, मूव करना ऐसे स्टार्ट कर देता है। तो आप क्या देखोगे, कुछ देर बाद जो सोलवेंट है उसकी अमाउंट क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाती है भाई। जैसे मैं कम कर देता हूँ अमाउंट, तो क्या होगा कुछ टाइम बाद, तो सोलवेंट की अमाउंट डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो किसकी वजह से हुआ, ये ओस्मोसिस की वजह से होता है भाई। आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा होगा ओस्मोसिस, जैसे प्लांट्स हैं, प्लांट्स के अंदर जो वाटर है वो ऊपर कैसे चढ़ता है, रूट के थ्रू ओस्मोसिस, ओस्मोसिस के थ्रू जाता है भाई। जैसे आपने घर में देखा होगा अचार है, मैंगो का जो अचार है उसके अंदर क्या होता है, ओस्मोसिस प्रोसेस होती है भाई, ठीक है ना। तो मैंगो के अचार के अंदर ओस्मोसिस प्रोसेस आम देखने को मिलती है भाई, ठीक है। प्लांट्स के अंदर भी ओस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू वाटर ऊपर जाता है भाई, ओके। अब देखो सोलवेंट मूव कर गया सॉल्यूशन के अंदर थ्रू एसपीएम, तो ये क्या ओस्मोसिस, ठीक है। इसकी अमाउंट क्या होगी, कॉन्टिन्यूसली डिक्रीज करती जाती है भाई। अब देखो अब आता है ओस्मोटिक प्रेशर, यानी ओस्मोसिस तो क्या है, ये मूव करेगा उस साइड, लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन, ओके। अब मैं क्या करता हूँ, प्रेशर अप्लाई कर देता हूँ। अब आ जाता है टॉपिक हमारा ओस्मोटिक प्रेशर। तो ओस्मोटिक प्रेशर क्या होता है भाई, देखो अब मान लेते हैं दोनों इक्वल हैं और ये पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं उस साइड, ठीक है, सोलवेंट मूव करता है सॉल्यूशन की तरफ, और मैं क्या करता हूँ यहाँ प्रेशर अप्लाई कर देता हूँ पिस्टन लगा के, ठीक है ना। यहाँ मैं एक प्रेशर अप्लाई करता हूँ, ये पिस्टन है और कोई प्रेशर अप्लाई करता हूँ। देखो प्रेशर तो इसके ऊपर भी लगा होगा, ऐसी बात नहीं, अगर ओपन कंटेनर है या इसके ऊपर भी प्रेशर लगता है अभी। देखो तो ये पिस्टन लगा रखे हैं मान लो दोनों साइड, तो दोनों के ऊपर एक तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर 180 है मान लो, या जो भी एटमॉस्फेयर का प्रेशर है वो इन दोनों के ऊपर अप्लाई होता है। अब मेरे को कुछ एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा ताकि सोलवेंट की जो मूवमेंट है वो रुक जाए सॉल्यूशन के अंदर जाने से, तो उसको बोलते हैं हम ओस्मोटिक प्रेशर। यानी मैं 180 तो है ही है, प्लस उसके साथ पाई, पाई क्या होता है, ओस्मोटिक प्रेशर होता है। कुछ प्रेशर अप्लाई कर देता हूँ किसके ऊपर, यहाँ, तो जिस वजह से पिस्टन क्या करेगा, ये थोड़े नीचे आ जाता है भाई, ओके। तो जिस वजह से आप प्रेशर अप्लाई कर देते हो सॉल्यूशन के ऊपर, तो क्या होगा, जैसे आप प्रेशर अप्लाई करोगे तो ये मूवमेंट बंद हो जाएगी, या फिर अगर हाई प्रेशर अप्लाई कर देते हो तो ये मूवमेंट क्या होगी, रिवर्स हो जाती है, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं हम ओस्मोटिक प्रेशर। तो देखो ओस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, द एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाई ऑन सॉल्यूशन टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है ना। एक्स्ट्रा प्रेशर होता है, हमें रोकनी है एंट्री केवल, अगर आप एक्स्ट्रा कर दोगे तो रिवर्स हो जाती है, और उसी को बोला जाता है आरओ, रिवर्स ओस्मोसिस।
तो आर की फुल फॉर्म क्या होती है, रिवर्स ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस क्या था, द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। अब मैं क्या करता हूँ, सॉल्यूशन के ऊपर एक प्रेशर अप्लाई कर देता हूँ पाई, जिसको बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर, जिस वजह से क्या होगा, ये मूवमेंट रुक जाती है, उसको बोला जाता है ऑस्मोटिक प्रेशर। यानी ऑस्मोटिक प्रेशर इज द प्रेशर विच अप्लाई ऑन द सॉल्यूशन टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ सॉल्वेंट। अगर आप ऑस्मोटिक प्रेशर की अमाउंट इंक्रीज कर देते हो तो प्रोसेस क्या हो जाएगी आपकी, रिवर्स हो जाती है, जिसको बोला जाता है आरओवी। तो इसको बोला जाता है ऑस्मोटिक प्रेशर। ओके, अब हम कर लेते हैं कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर है जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है पाई से, तो वो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्यों है। अब देखो, अब जो ऑस्मोटिक प्रेशर है, यानी आपका टॉपिक आ जाता है ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या था, एक्स्ट्रा प्रेशर था जो हमने अप्लाई किया था सॉल्यूशन के ऊपर, और जिसको रिप्रेजेंट किया जाता था पाई से। एक्सपेरिमेंटल ये ऑब्जर्व हुआ कि पाई इज इक्वल टू सी आर टी, यानी जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो इक्वल मिला सी आर टी के। अब सी क्या है, सी है मोलर कंसंट्रेशन, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, क्योंकि सॉल्यूशन पे अप्लाई किया ना। और आर क्या है, आर है आपका गैस कांस्टेंट। एक्चुअली गैस कांस्टेंट नहीं था वहां, ये था लिक्विड कांस्टेंट, बट इसकी वैल्यू है ना वो गैस कांस्टेंट के इक्वल मिली, तो इस वजह से इसको बुक में लिख दिया जाता है गैस कांस्टेंट। अभी तो था ये लिक्विड कांस्टेंट, लेकिन इसकी वैल्यू किसके इक्वल मिली, गैस कांस्टेंट के, आर के, तो इस वजह से इसको गैस कांस्टेंट बोल दिया जाता है। और टी क्या है, टेम्परेचर था। अब देखो टेम्परेचर तो फिक्स है और गैस कांस्टेंट वो भी फिक्स हो गया, तो पाई की वैल्यू किस पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, सी के ऊपर। सी क्या है, मोलैरिटी, मोलैरिटी नहीं है यहाँ, तो सी क्या है, मोलर कंसंट्रेशन, यानी मोलैरिटी, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो मोलैरिटी क्या होती है भाई, मोलैरिटी होती है नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, मोलैरिटी है, याद रखना। पहली जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी यूज की थी उसमें क्या था, मोलैलिटी, और इसके अंदर क्या है, मोलैरिटी। तो इस वजह से ये क्या है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, क्योंकि कंसंट्रेशन किसके इक्वल होती है, एन बाई वी, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, तो इस वजह से ये क्या है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, क्योंकि किस पे डिपेंड करती है ये, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट। इस वजह से ऑस्मोटिक प्रेशर को क्या बोला जाता है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बोला जाता है। अब जो ये प्रेशर है वो वेरी करता है किस हिसाब से, सॉल्यूशन के हिसाब से। अगर आप अलग अलग सॉल्यूशन लोगे, ठीक है ना, तो इसका मतलब प्रेशर की वैल्यू क्या होगी, चेंज हो जाती है भाई वो। तो किस पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट के ऊपर डिपेंड करेगी भैया। ओके, तो अब देखो पाई इज इक्वल टू सी की वैल्यू क्या है, एन बाई वी आर टी। ठीक है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर किसके इक्वल है, एन बाई वी। एन क्या है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, वी क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, आर क्या है, गैस कांस्टेंट, और टी क्या है इसके अंदर, टेम्परेचर। ओके, तो अब डिटरमाइन कर लेते हैं हम मोलर मास, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। नाउ डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास फ्रॉम ऑस्मोटिक प्रेशर। तो मोलिकुलर मास फाइंड कर लेते हैं यूजिंग फोर्थ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑस्मोटिक प्रेशर। तो देखो भाई, हमने फाइंड किया था पाई इज इक्वल टू सी आर टी। पाई क्या था, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, सी मोलर कंसंट्रेशन, आर गैस कांस्टेंट, और टी क्या होता है, टेम्परेचर। अब जो ये इक्वेशन है ये किसने दी थी भाई, हमें वाटफ ने दी थी भाई। एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये इक्वेशन दी थी, तो इसको बोला जाता है वाटफ इक्वेशन। ओके, तो याद रखना ये साइंटिस्ट थे वाटफ, उन्होंने ये इक्वेशन दी थी, इस वजह से इनको बोला जाता है वाटफ इक्वेशन, इस इक्वेशन को। और ये कब दी थी, 1887 के अंदर। ओके, तो अब देखो सी की वैल्यू क्या आएगी, एन बाई वी, यानी कंसंट्रेशन को क्या लिख सकते हो आप, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर इनटू आर टी। एन क्या आया, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट। क्यों, क्योंकि ए प्लस बी क्या होता है, भी एक सॉल्यूशन हो जाता है प्रिपेयर ए बी। ए क्या था, हमने जो माननी थी ना कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के अंदर, तो ए को मानते हैं हम सॉल्वेंट और बी को मानते हैं हम
सोल्यूट। ठीक है, तो देखो n किसके इक्वल होगा, तो n किसके इक्वल होता है, गिवन वेट डिवाइड बाय मोलर मास या गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास। तो गिवन मास को हम लिखते हैं W से, यानी WB, मोलर मास को लिखते हैं हम MB। तो वैल्यू पुट करो इसके अंदर, तो पाई किसके इक्वल होगा भाई, WB डिवाइड बाय MB इंटू V। ओके, तो देखो MB की वैल्यू फाइंड करोगे तो MB को इस साइड लेके जाओ, तो MB किसके इक्वल आएगा, WB इंटू RT डिवाइड बाय पाई इंटू V। ठीक है, तो ये फॉर्मूला रहेगा आपका मोलर मास फाइंड करने के लिए किसी सोल्यूट का। न्यूमेरिकल हम इसका बहुत ज़्यादा यूज करते हैं अभी। ओके, अब हम कर लेते हैं कंडीशन। तो लास्ट में हमने अब स्टडी कर लिया इसको कि मोलर मास कैसे फाइंड करते हैं, और जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्यों है, क्योंकि वो नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट पे डिपेंड करता है अभी। ओके, तो अब फाइंड कर लेते हैं इसके लिए कंडीशन होती है भाई, यानी जो आप वैल्यू फाइंड करोगे मोलर मास की यूजिंग ऑस्मोटिक प्रेशर, कब उसके अंदर एक्यूरेसी होगी, बिल्कुल एक्यूरेट कब आएंगे, तो उसके लिए कुछ कंडीशन होती है। तो फर्स्ट कंडीशन क्या होती है भाई, यानी जो आपका सोल्यूट हो, सोल्यूट का क्या होगा, नॉन वोलाटाइल। ओके, तो सोल्यूट क्या होगा, नॉन वोलाटाइल हो गई। ठीक है, दूसरा क्या था, जो सॉल्यूशन हो वो क्या होगा आपका, डाइल्यूट है, क्योंकि डाइल्यूट मस्ट होता है भाई। अगर सॉल्यूशन आपका डाइल्यूट नहीं होगा तो राउल्ट्स लॉ को ओबे नहीं करेगा, क्योंकि सभी की सभी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी राउल्ट्स लॉ को ओबे करती हैं। तो सॉल्यूशन आपका मस्ट है कि डाइल्यूट हो। ओके, और थर्ड क्या आता है अभी, जो आपका सॉल्यूशन है वो एसोसिएशन और डिसोसिएशन में ना जाए, क्योंकि अगर एसोसिएशन और डिसोसिएशन में चला जाता है, जैसे NaCl यूज कर लेते हो आप, तो किस में ब्रेक होगा, ये Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, तो ये डिसोसिएशन शो करता है। तो जिस वजह से कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की हेल्प से जो आप मोलर मास फाइंड करोगे वो मोलर मास एक्यूरेट नहीं आएगा। ओके, ये किस पे एप्लीकेबल होगा, जो एसोसिएशन और डिसोसिएशन ना शो करते हो, जैसे ग्लूकोज है, फ्रुक्टोज है, शुगर है, तो उनके ऊपर ये लॉ 100% एप्लीकेबल होता है, एक्यूरेसी आती है मोलिकुलर मास की। ठीक है ना, जैसे प्रोटीन है, उनके लिए सबसे ज़्यादा एप्लीकेबल होता है भाई। अब हम कर लेते हैं कि कौन सी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी एप्लीकेबल होती है टू फाइंड द मास ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल सब्सटेंस लाइक प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स। ओके, और बाकी जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं यूज की जाती वो क्यों यूज नहीं की जाती भाई। नाउ एग्जाम में एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि हम मोलिकुलर मास फाइंड करना आपने किसी पॉलीमर का या फिर प्रोटीन का, तो कौन सी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बेस्ट होती है और वाई, और क्यों होती है। ओके, तो सबसे बेस्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है ऑस्मोटिक प्रेशर, यानी ऑस्मोटिक प्रेशर मेथड इज प्रेफर्ड फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास ऑफ मैक्रो मोलिक्यूल्स। मैक्रोमोलिक्यूल क्या होते हैं, लार्ज मोलिक्यूल को बोला जाता है, लाइक प्रोटीन एंड पॉलीमर्स। यानी प्रोटीन और पॉलीमर का जो मोलर मास है हम इजीली डिटरमाइन कर सकते हैं बाय यूजिंग ऑस्मोटिक प्रेशर। अब माइंड में क्वेश्चन आता है, बाकी तीन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हैं, यानी रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, तो उनका यूज क्यों नहीं किया जाता। तो उसके दो मेन रीजन है, देखो वो क्या है। फर्स्ट क्या है, द वैल्यू गिवन बाय द अदर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आर सो लो दैट कैन नॉट बी मेजर्ड। यानी जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है अदर, उनके अंदर जो वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा लेस आती है, जो मेजर करना बड़ा इम्पॉसिबल होता है। जैसे चेंज इन टेम्परेचर, बॉइलिंग पॉइंट या फ्रीजिंग पॉइंट का केस है, यानी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के अंदर जो डेल्टा TB और डेल्टा TF आता है उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा स्मॉल आती है, जो इजीली मेजर करना बड़ा मुश्किल होता है भाई। तो इस वजह से हम ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी यूज नहीं करते। कौन सी यूज करते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर क्यों यूज किया जाता है, क्योंकि इसके अंदर जो वैल्यू है सारी स्टैंडर्डाइज होती हैं और इजीली मेजर की जा सकती हैं भाई। ओके, और सेकंड पॉइंट आता है, मेजरमेंट ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर इज कैरिड आउट एट रूम टेम्परेचर। यानी जो ऑस्मोटिक प्रेशर है उसकी जो वैल्यू है सभी, वो हम रूम टेम्परेचर पे इजीली डिटरमाइन कर सकते हैं, विच डज नॉट रिक्वायर्ड हीटिंग, जिसको हीट करने की ज़रूरत नहीं है। बाकियों में क्या होता है, अभी हीट करना पड़ेगा। अगर आप हीट कर देते हो
या फ्रीज कर देते हो तो क्या होगा, जो आपके पॉलीमर है या फिर प्रोटीन है वो क्या हो जाते हैं, अनस्टेबल हो जाते हैं अभी। इस वजह से वो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी यूज नहीं की जाती। हीटिंग में चेंज द नेचर ऑफ पॉलीमर्स एंड प्रोटीन, जो हीटिंग है इनके नेचर चेंज कर देते हैं। इस वजह से हम ऑस्मोटिक प्रेशर को यूज करते हैं टू फाइंड द मोलर मास ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल सब्सटेंस। ओके, तो आज के लिए बस यही लेक्चर था, और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम स्टडी करेंगे बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर एंड ऑस्मोसिस। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।